हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच में, जहां मैं प्रणीता शुक्ला फिर से हाजिर हूं अपनी अगली क्लास लेके। जी हां, हैशटैग सेकंड नंबर क्लास है हमारी हिंदी विषय से रिलेटेड। जैसा कि हाफ ईयरली एग्जाम की हमने एक पहली वाली क्लास कर ली थी, उसमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसका मैं एक पिटारा लेकर आई थी। जी हाँ, और वो आपके लिए सही मायने में बता रही हूँ, आगे जाकर बहुत ही आपको उसका प्लस पॉइंट मिलने वाला है। आज की जो हमारी हैशटैग सेकंड नंबर जो क्लास है वो होगी हमारी आज की व्याकरण संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल जो आप लोग सभी चाहते थे कि मैम ग्रामर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्लीज उसकी भी क्लास लेके आओ, मैं लाने ही वाली थी, लेकिन बीच में एक दिन का गैप आ गया, उस वजह से हमारी क्लास रह गई थी। तो कोई बात नहीं, आज आपको वो क्लास मिल रही है। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से अपना हालचाल बता दीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी, जल्दी से अपना हालचाल बता दो। एक्साइटेड हो कि नहीं हो ये भी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आज की जो हमारी ग्रामर की क्लास है, जो व्याकरण से संबंधित हिंदी व्याकरण से रिलेटेड भी प्रश्न आने वाले हैं हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी, और आने वाली ईयरली यानी वार्षिक परीक्षा में भी। तो डटकर करना है हमको जो भी करना है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश अपनी हमें करनी ही है। हेलो हाय, हम अमित, कविता, शुभम, सभी का बहुत स्वागत है। रोहित, ओम जी, ओके वेलकम, स्वागत है आप सभी का। देखो जितने भी स्टूडेंट हैं जो आए जा रहे हैं, और ये कोशिश करो कि जितना हो सके इस क्लास को शेयर कर दो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न है, बच्चों को वो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। तो जो हमारी आज की क्लास रहेगी ना व्याकरण से संबंधित, उसमें कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं। आपके फिलिप्स से रिलेटेड यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो उससे संबंधित भी प्रश्न है। वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं, जो आने वाले बोर्ड का जो पैटर्न आया उससे रिलेटेड ही अर्धवार्षिक में भी आएगा, तो थोड़ा मानकर ही चलो। उससे रिलेटेड पत्र भी लाई हूँ, विज्ञापन भी है और निबंध भी है। यानी हमारे जो सिलेबस में जो हमारा पाठ्यक्रम है उससे संबंधित व्याकरण का जो सार है हम वो पूरी तरीके से करेंगे। देखो पढ़ना तो पूरा ही होता है, जो टॉपिक हमारी क्लास में आने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण में, वो टॉपिक तो आपको पूरे ही कवर करने हैं। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न बता सकती हूँ, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो टॉपिक आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे और शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है आपके ये रहा। सबसे पहले हम एमसीक्यू करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपके रहेगा, ताजमहल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी, आप कोशिश करो इसको समझने की। समझ में आ रही है? व्याकरण में तुक्के नहीं चलते, व्याकरण में आपको बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, विकल्प को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद ही उसका आंसर देना है। मैं आपको बहुत अच्छे से आंसर भी बताऊंगी और उसको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, तो आपका ध्यान जो है ना वो पूरा इसमें होना बहुत जरूरी है। पहला जो प्रश्न आपके है, ताजमहल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो आपके पाठ्यक्रम में संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, क्रिया भी है, अव्यय भी है। तो टॉपिक बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए कौन कौन से आपके विषय हिंदी विषय में कौन कौन से टॉपिक्स आपके व्याकरण में आ रहे हैं। तो ताजमहल जो है, क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बी, क्या वो जातिवाचक संज्ञा है? सी, क्या वो भाववाचक संज्ञा है? और डी, ये उपयुक्त सभी यानी ये तीनों ही संज्ञा है। तो ताजमहल जो है ना वो कौन सा शब्द जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान का जब नाम इंगित होता है तो वहां कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ आपके सही विकल्प जो है वो क्या हो जाएगा? ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि ताजमहल तो एक ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे ताजमहल है, ताजमहल तो एक ही है। तो पर्टिकुलर एक का जब आता है तो वह कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक, यानी व्यक्ति विशेष के तहत आता है, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखो आपका। अगला प्रश्न क्या है? नंबर 2, मैं गांव जा रहा हूं वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं गांव जा रहा हूं, मैं कौन सा सर्वनाम है? ए, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, बी, मध्यम पुरुष वाचक
सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम और डी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले तो आपको सर्वनाम की परिभाषा ज्ञात होनी बहुत जरूरी है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। 6 होते हैं सर्वनाम के भेद। अब आपको यहाँ एक वाक्य दे दिया गया है, मैं गांव जा रहा हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अन्य, मध्यम, निश्चयवाचक या उत्तम पुरुष? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। मैंने अभी आपको बोलकर बताए हैं सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। नंबर 1 रेड से लिखते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर नंबर 2 पे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आगे आपके अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। बार बार सर्वनाम नहीं लिख रही हूँ यहाँ, ये समझ जाने से बार बार सर्वनाम के लिए आ रहा है, ठीक है। फिर आ गया संबंधवाचक, फिर आ गया आपके प्रश्नवाचक, और नंबर 6 पे निजवाचक, ठीक है। ये मैंने आपको सर्वनाम के जो 6 भेद है वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन जो वाक्य है वो किसके तहत आता है? तो जो हमने लिखा था पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी उपभेद होते हैं। अब ये जो उपभेद है वो कौन कौन से होते हैं? तो इसके जो उपभेद है उसमें सबसे पहला आता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर आता है नंबर 2 पे मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और फिर आता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद भी बता दिए। सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक को आप प्रथम पुरुष भी बोल सकते हो। उत्तम पुरुष के तहत आता है मैं, उत्तम पुरुष के तहत आता है मैं, यानी वक्ता जो बोल रहा है, जो अपने लिए बात कर रहा है। फिर मध्यम पुरुष के तहत आएगा तुम, यानी श्रोता, वक्ता जो बोल रहा है, श्रोता जो आप लोग सुन रहे हो। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो श्रोता के लिए अर्थात तुम के अर्थ में आता है। और अन्य में आ जाता है वह, यानी वक्ता और श्रोता जो किसी थर्ड पर्सन के लिए, अन्य किसी के लिए बात करते हैं, तब वहां आ जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां आपको गौर करना है कि मैं गांव जा रहा हूं, यहां खुद के अर्थ में बताया जा रहा है। कौन गांव जा रहा है? यानी वक्ता जो है स्वयं के बारे में बता रहा है कि मैं गांव जा रहा हूं। तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको विकल्प में ढूंढना है। जी हाँ, बिल्कुल डी विकल्प जो है आपके बिल्कुल सही रहेगा। मैं गांव जा रहा हूं, वो कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले आपको सर्वनाम की परिभाषा आनी चाहिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। ये 6 भेद मैंने आपको बताया, जिसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 उपभेद हैं। उन 3 उपभेदों के नाम और उसी के आधार पर हमारा जो है अर्थ निकल रहा है मैं गांव जा रहा हूं।
क्लियर हो गया? तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, जो कि मैं यहां पर आपके लिख देती हूं। यानी विकल्प ए, बी और सी तीनों गलत हैं, सही विकल्प आपके डी हो जाएगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बोर तो नहीं हो रहे हो? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इस पूरी जो क्लास है ना, इसके तहत आपको बोर नहीं हो दूंगी। व्याकरण जो है एक ऐसा विषय है जिसको आप अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो ना, रुचि लेकर पढ़ना, तो आपको वो चीज बहुत आसान लगने लगती है और समझ में भी जल्दी आती है। तो कोशिश करो इसको समझने की। आगे बढ़ेंगे, हमारा ये दूसरा प्रश्न हो गया है। अब हमारा जो अगला है प्रश्न संख्या 3, वो क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। प्रश्न देखो, सबसे पहले, विक्रम के खेत में लगभग 10 सांड घुस गए, वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? विकल्प देखते हैं। विकल्प ए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, विकल्प बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, विकल्प सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, विकल्प डी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले आपका काम है वाक्य को अच्छे से पढ़ना। विक्रम के खेत में लगभग 10 सांड घुस गए। अब बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो बताती हूँ। देखो, ज्यादातर बच्चे करेंगे 10 सांड, जैसे ही उन्होंने 10 देखा, अरे ये तो संख्यावाचक है, निश्चित है 10 सांड थे, गलती हो जाएगी। आपको पूरा वाक्य अच्छे से पढ़ना है। विक्रम के खेत में लगभग 10 सांड। अब जहां लगभग हो गया ना, वहां निश्चित नहीं होगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको विशेषण की परिभाषा आनी चाहिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ 10 सांड तो है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 10 सांड है, लगभग बोला है। ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ सही विकल्प जो है वो आपके सॉरी ए हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर सिर्फ 10 सांड लिखा होता तो निश्चित होता, यहाँ लगभग शब्द जुड़ जाने की वजह से अनिश्चित हो गया। हो सकता है 10 से ज्यादा भी हो सकता है 10 से कम भी हो, लगभग 10 बताया गया है ना, अप्रोक्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ सही विकल्प आपके ए हो जाएगा, बी, सी और डी। अब इसमें तो आपको नहीं बताने की जरूरत है ना, संख्यावाचक, परिमाणवाचक ये तो आपको पता ही है ना, गुणवाचक, ये विशेषण के तो सबको पता होना चाहिए। फिर भी नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषता सॉरी वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण के जो भेद है वो मैं बता देती हूँ आपको। प्रकार कह दो, भेद कह दो, एक ही बात है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, ये विशेषण के मैंने आपको भेद बता दिए हैं। विक्रम के खेत में लगभग 10 सांड घुस गए थे। अब ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, संख्यावाचक और परिमाणवाचक के भी 2 उपभेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक के भी 2 हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित
परिमाणवाचक, जैसा कि आपको यहाँ चारों विकल्पों में दिखाई दे रहा है। तो ये जो है संख्यावाचक के उपभेद है और ये सॉरी परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद है। तो इसका सही विकल्प जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग शब्द जुड़ जाने की वजह से, क्योंकि 10 सांड तो है लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो 10 ही है, हो सकता है 10 से ज्यादा भी और हो सकता है 10 से कम भी हो। तो यहाँ सही विकल्प आपके ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके आ जाता है, प्रश्न संख्या चौथी है ना ये, हाँ बिल्कुल, तीसरा हमने कर लिया है। अब बारी आ जाती है प्रश्न संख्या 4 की। क्या कहता है प्रश्न संख्या 4 को भी बहुत अच्छे से रीड करना है और उसके विकल्पों को देखना है। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, यहाँ जो क्रिया हो रही है, देखो क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना या काम करना, सबको पता है। अभी एक एक लाइन की बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो जाएगा, इससे बेटर है कि लाइव जो हमारी बहुत ज्यादा लंबी चल जाएगी, इससे बेटर है कि हम इसको थोड़ा और शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। लगभग परिभाषा तो सबको ही याद है ना। तो यहाँ हम वाक्य पे जोर देते हैं। वाक्य क्या कह रहा है, देखो वाक्य में अपने को क्रिया का कौन सा प्रकार है वो बताना है। तो अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, अब आपने यौगिक क्रिया सुनी होगी। अब यौगिक क्रिया के अंतर्गत भी संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये सारी क्रियाएं आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। अब यहाँ जो व्यक्ति स्वयं न कार्य करता जो है स्वयं कार्य न करके किसी और के द्वारा कार्य करवाता है, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? यहाँ पे अध्यापक जो है ना वो खुद पुस्तक ना पढ़ के किसी विद्यार्थी से पढ़वा रहा है। अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, तो यहाँ कौन सा है विकल्प? देखो, ए नाम धातु, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया या फिर डी कृदंत क्रिया। तो इसका सही विकल्प आपके हो जाएगा विकल्प बी प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ आपके सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है ये? तो आपको यहां तक आपको आना चाहिए। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया की परिभाषा आपको आनी चाहिए। सकर्मक अकर्मक दो क्रिया के भेद होते हैं, उनमें भी जो भेद होते हैं सारी सो सॉरी अगला प्रश्न आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां प्रश्न है ये हमारा। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए काल बोधक क्रिया विशेषण, विकल्प बी स्थान बोधक क्रिया विशेषण, विकल्प सी परिमाण बोधक क्रिया विशेषण और नंबर डी रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि शेर जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के रीति विधि या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो यहाँ जो धीरे धीरे है, हाथों हाथ जब बोलते हैं, अचानक, ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वहां कौन सा क्रिया विशेषण होता है? रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो यहाँ शेर जो है वो कैसे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इस वाक्य में रीति बोधक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको शब्दों को ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है। काल बोधक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्थान बोधक है या परिमाण बोधक है, रीति बोधक है। ये जो शब्दों का खेल है सारा, जहां शब्द आपको पता चल जाएंगे वहां आप तुरंत पकड़ लोगे कौन सा क्रिया विशेषण है यहाँ पे। तो यहाँ आपके विकल्प डी सही होगा, रीति बोधक क्रिया विशेषण।
यानी विकल्प ए, बी और सी तीनों गलत हैं। सही विकल्प आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। अब वापस पूरी परिभाषा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा फिर वीडियो। तो बेटर है कि हम जो चल रही है क्लास वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप इसको जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको उसको उसी आधार पे आपको इसको समझना पड़ेगा कि शेर जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वे क्रिया विशेषण शब्द जिससे क्रिया के रीति, विधि या ढंग का बोध हो, वहां पे रीति बोधक क्रिया विशेषण होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 6। अब ये आपके आ गए हैं उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। निम्न विकल्पों में से अतीव शब्द में लगने वाला उपसर्ग है। ये आपके सामने कुछ विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों में से अतीव शब्द में लगने वाला जो उपसर्ग है वो कौन सा है? विकल्प ए अति, विकल्प बी अ, विकल्प सी अति और डी अत। ये आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं। सबसे पहले आपको उपसर्ग की परिभाषा आनी चाहिए। वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। देखो, उपसर्ग हमेशा शब्दों के पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में लगते हैं। तो ये आपको एक चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ अतीव शब्द जो हम देख रहे हैं इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ आपके विकल्प ए सही हो जाएगा, अति। अति प्लस इव अतीव, अति प्लस इव, तो शब्द क्या बना? अतीव। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अतीव में अति उपसर्ग लगा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ना प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? ये आपके सामने कुछ विकल्प हैं, उनमें से आपको ना प्रत्यय जो है ना वो नहीं लगा हुआ है। ए बेलना, बी कसना, सी खिलौना और डी घोटना। इसमें आप जो 4 विकल्प देख रहे हैं इसमें ना जो है प्रत्यय वो किसमें नहीं लगा है? देखो, बेलना में तो ना प्रत्यय है, कसना में भी ना प्रत्यय है और घोटना में भी ना प्रत्यय है। लेकिन खिलौना में आप कहोगे मैम ना ही तो है। नहीं, खिलौना जो है उसमें औना प्रत्यय है। इसमें खेल जो है वो मूल शब्द है। खिलौना में खिलौना शब्द में खेल जो है वो मूल शब्द है, वह उसमें औना प्रत्यय लगा है। कौन सा? औना प्रत्यय लगा है। ये मैंने आपके क्लियर कर दिया। खिलौना जो है उसमें ना प्रत्यय नहीं लगा है। खिलौना शब्द में खेल मूल शब्द है, वह उसमें औना प्रत्यय लगा हुआ है। तो कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ विकल्प ए, बी और डी तीनों गलत हैं। सही विकल्प जो यहाँ सी हो जाएगा, खिलौना, उसमें औना प्रत्यय है। अगला प्रश्न आपके है, निम्न में से किस विकल्प में उद प्लस कर्ष का संधि युक्त शब्द है? अब ये आपके सामने कुछ विकल्प दिए हैं। अब इनको देखकर आपको संधि युक्त कौन सा सही शब्द होगा? उदकर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष या डी उदकर्ष। देखो, स का भी उच्चारण सही आना बहुत जरूरी है। तो उद प्लस कर्ष क्या बनेगा? सही विकल्प हो जाएगा आपके उत्कर्ष। अब आप कहोगे मैम ये कैसे आया, है ना? आपके सामने ये जो 2 शब्द दे रखे हैं, उद प्लस कर्ष। अब इसमें क्या है कि प्रथम का जो पद है उसका जो अंतिम वर्ण है द, समझना अच्छे से, अगर वो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? तीसरा वर्ण। जैसे हम क वर्ग को देखते हैं, तीसरा वर्ण कैसे? त थ द ध न, त वर्ग। मैं आराम से समझाऊंगी और बहुत अच्छे से। त वर्ग में कैसे चलता है?
त, थ, द, ध और न। व्यंजन संधि है, सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए, जहां व्यंजन व्यंजन का मेल हो, जहां व्यंजन स्वर का मेल हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। जब इनका मेल करते ना तो परिवर्तन आता ही आता है। तो यहाँ उदकर्ष जो है ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब जब पहले पद में जो हमारा पहला पद है उद, उसके अंतिम में तीसरा वर्ण आया है, कैसे? नंबर 1 देखो, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, तीसरा नंबर का है ना। तीसरा वर्ण यदि है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि तीसरा वर्ण है और उसके सामने का जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद का जो पहला वर्ण है दूसरे पद का पहला वर्ण अपने वर्ग का पहला या दूसरा, अपने वर्ग का पहला या दूसरा या घोष वर्ण स, श, श आ जाए, तो वहां पर ये जो तीसरा वर्ण है ये अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। क्लियर? फिर से बता रही हूं, एक बार फिर से समझ लेना। यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जब त वर्ग का तीसरा वर्ण द है जो कि इसके तहत आया है, अगर इसके सामने जो दूसरा पद है, दूसरा जो शब्द है, उस शब्द का पहला वर्ण अपने वर्ग का पहला या दूसरा, अब अपने वर्ग का कैसे, ये आपके सामने है, ये देखो क वर्ग, क वर्ग सबको पता है ना, क, ख, ग, घ और ड़, यही होता है ना क, ख, ग, घ, ड़। अब अपने वर्ग का पहला या दूसरा, अगर यहाँ क जो है वो अपने वर्ग का क्या है, पहला, और ख जो है वो है दूसरा। अगर क की जगह ख भी होता ना तो ये द जो है अपने फर्स्ट नंबर वाले स्थान पे आ जाता, यानी अपने ही वर्ग का पहला हो जाता। तो यहाँ पहला या दूसरा या उसके अलावा घोष वर्ण जिसको हम बोलते हैं, घोष वर्ण कौन से होते हैं? श, स और श। अगर ये तीनों भी होते तो ये अपने स्थान से वापस फर्स्ट नंबर पे यानी त में बदल जाता। तो यहाँ उद प्लस कर्ष का जैसे ही उसके सामने अपने वर्ग का पहला आ गया ना क, तो यहाँ क आने की वजह से ये जो द है ये अपने ही स्थान के प्रथम जो वर्ण में है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पर उदकर्ष की जगह क्या हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा। यहाँ द जैसे आपको दिख रहा है हलंत है, यानी आधा द है, तो यहाँ त भी कैसा आएगा? आधा ही आएगा। तो जब आधा त आएगा तो शब्द अब ये अपने स्थान से फर्स्ट पे आ गया ना, तो उत प्लस कर्ष शब्द निष्पन्न हो जाएगा उत्कर्ष। क्लियर है? ये मैंने आपको, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जहां व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर का मेल हो और उससे कोई परिवर्तन आता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। ये मैंने आपको समझा दिया। और कर्ष का भी मैंने आपको बता दिया कि अपने ही वर्ग का पहला या दूसरा या उसके अलावा घोष वर्ण आ जाए उसके सामने स, श, स, तो वहां पर जो तीसरा वर्ण है वो अपने प्रथम वर्ण में, अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया सी। यहाँ पे विकल्प ए, बी और डी तीनों गलत है, सही विकल्प यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर शायद 7 था, नंबर नहीं लगाया मैंने, 6। देन ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नीला है कंठ जिसका शिव समास विग्रह का सामासिक पद होगा। ये आपके सामने दे दिया गया है। नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसके ग्रीवाज गर्दन को हम जो बोलते हैं, नीला है कंठ जिसका, ऐसे कौन है? शिव। इस समास विग्रह का सामासिक पद क्या होगा? ए दिनकर, बी पवनपुत्र, सी नीलकंठ और डी षडानन। तो नील है कंठ जिसका, ऐसा वह अर्थात शिव नीलकंठ। तो सामासिक पद जो है वो क्या हो जाएगा इसका? नीलकंठ।
जिसमें ना तो प्रथम पद होता है और ना पहला पद और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, ऐसा वह शिव। तो यहाँ सही विकल्प आपके सामासिक पद के आधार पर सी सही हो जाएगा, नीलकंठ। हम भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ सही विकल्प सी हो जाएगा। और ये आपके हो गया प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न है, बिल्ली के भाग्य में छीका टूटना लोकोक्ति का अर्थ होगा। बिल्ली के भाग्य में छीका टूटना, लोकोक्ति तो सभी को पता है, जो लोकहित में प्रचलित होती है उसे लोकोक्ति कहा जाता है। लोगों के बीच में जो प्रचलित होती है वो उक्ति। विकल्प देखो, प्रश्न संख्या 10। ए, हर घटना के अच्छे बुरे दो पहलू होते हैं। अब आपको ये लोकोक्ति को पढ़ना और उसके आधार पर आपको सही अर्थ बताना है। बिल्ली के भाग्य में छीका टूटना, हर घटना के अच्छे बुरे दो पहलू होते हैं। विकल्प बी, अयोग्य को भी अप्रत्याशित लाभ मिलना, अप्रत्याशित अर्थात जिसकी आशा ही ना हो। सी, उम्र के विपरीत श्रृंगार करना। और डी, विपत्ति में ही अपनों की याद आती है। तो बिल्ली के भाग्य में छीका टूटना अर्थात अयोग्य को भी अप्रत्याशित लाभ मिलना। तो यहाँ आपके विकल्प बी सही हो जाएगा। ए, सी और डी तीनों गलत है। तो मुहावरे और लोकोक्ति तो बहुत सारी है, ज्यादातर कोशिश करना कि सबको पढ़ लो, कोई सी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर ये हो गया। अब अगला आपके आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये आपकी अभी भी काम आएगी और ईयरली में भी काम आएगी। हाफ ईयरली में तो आएगी, लेकिन ईयरली में भी आपके बहुत काम आने वाली है। पहला जो रिक्त स्थान है वो हम देख लेते हैं। पहला जो रिक्त स्थान है वो हम देख लेते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर इसी में ही छुपा है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रश्न करने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। फिर नंबर 2 पे देखो, नंबर 2, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फिर अगला देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, अब यहाँ स्थान पर कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है नंबर 4, देखो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता या कोई विकार नहीं आता, या तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं या वे अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द या फिर अव्यय। अव्यय शब्द कहलाते हैं, शब्द में यहाँ नीचे लिख दीजिए, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगली जो नंबर 5 पे रिक्त स्थान है, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। जितने भी टॉपिक अपने पास है ना व्याकरण में, सबका शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए, परिभाषा सबकी आनी चाहिए, आपको भेद कितने ये आपको आना चाहिए। मैंने आपको ये ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आई है, उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है इस चीज को। तो सर्वनाम का शाब्दिक होता है, सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का तो अर्थ नाम है, तो सर्वनाम अर्थात सबका नाम। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का नाम, तो सबका नाम। आगे बढ़ेंगे, प्रत्यय शब्द के रिक्त स्थान में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, और वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उन शब्दों का अर्थ बदल देते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, आप चाहे तो अंत ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो अंत ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा।
तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदलता है। अगली आपके हैं, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे कहते हैं, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया। तो हम उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर है? आगे देखो, इससे पहले हमने कितनी रिक्त स्थान की थी? 5 कर ली थी। ये हो गई हमारी रिक्त स्थान 7 और 6। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिक्त स्थान 8 पे। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत आसान है। सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। ध्यान होना चाहिए आपको। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा देती हूं, ऐसे ही आप समझ जाना। समाज प्लस एक सामाजिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, है ना? तो कौन सा प्रत्यय लग रहा है? इक प्रत्यय। आगे देखो, संग्राम शब्द में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम प्लस ग्राम, संग्राम। तो यहां सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। फिर आती है नंबर 10, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी, सावधान प्लस ई, सावधानी। यहां पर बड़ी ई प्रत्यय में है ई। सावधानी शब्द में ई प्रत्यय है। सावधान प्लस ई, सावधानी। क्लियर है? मैंने आपको देखो, कोशिश पूरी रही है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न थे, जो इसी तरीके के प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो आपको कोशिश करनी है बेटा, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इस तरीके के ग्रामर में से 1 लाइनर क्वेश्चंस खुद से उठाओ, फिलअप्स खुद से उठाओ और उस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करो। जब आप अभ्यास करोगे ना, तो आपको हर तरीके के आंसर्स आने लग जाएंगे। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, नंबर 11, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, विभिन्न व्यापार आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, विभिन्न व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक सॉरी, चलिए आगे बढ़े। आई होप कि आप कोई भी बोर नहीं हो रहे होंगे। बहुत अच्छे से एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो उसको अच्छे से समझ लो बेटा। आपके एग्जाम के लिए जो है ना, वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये क्लास। तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो पूरा यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। अब आगे हैं आपके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हैं, और वो है मुहावरे से संबंधित। तो वो क्या है देख लो। नेक्स्ट जो है आपके, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए या प्रयोग कीजिए, दोनों सही है। तो सबसे पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर देखेंगे। अपनी प्रशंसा आप करना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी अपनी खुद की स्वयं की प्रशंसा करना, बढ़ा चढ़ाकर, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा, मतलब खुद के बारे में ही प्रशंसा करना। तो अपनी प्रशंसा आप करना। वाक्य देखते हैं। सीमा जब देखो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। सीमा जब देखो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। हर जगह अपने आप की ही प्रशंसा वो करती रहती है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है? आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। देखो, बहुत अधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना यानी बहुत ज्यादा गुस्सा आना, अत्यधिक क्रोध आना, अत्यधिक गुस्सा आना, है ना? तो अर्थ देखो,
बहुत क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना भी सही है, बहुत क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना, अधिक क्रोधित होना तीनों ही सही हैं। सॉरी। श्याम को अपनी बात न मनवाने पर अपने मित्र पर वह आग बबूला हो गया। श्याम को अपनी बात ना मनवाने पर अपने मित्र पर वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, आग बबूला हो गया। कई बार हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम खूब कंट्रोल करते हैं, लेकिन कई बार हमको बहुत तेज गुस्सा आ ही जाता है, तो उस समय कोई ना कोई इस तरीके के मुहावरे या लोकोक्ति निकल जाते हैं। तुम इतना आग बबूला क्यों हो रहे हो, इट मीन्स तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ये इसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग हो गया। आगे देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना, ये देखो अर्थ, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, मतलब ऐसे लोग खूब मिलेंगे आपको जो धोखा दे देंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं। वाक्य प्रयोग देखो, मैंने तुम्हारी सच्चाई जान ली, इसमें च आधा और ऐड कर देते हैं ना। मैंने तुम्हारी सच्चाई जान ली, अब तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अब मुझे सब पता चल गया, तुम चाहकर भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, इट मीन्स तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे बारे में सच्चाई पता चल गई है। अब तुम चाहोगे भी तो मुझे धोखा नहीं दे सकते। अगला देखो। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग, बहुत अधिक प्रिय होना। आंखों का तारा होना, बहुत अधिक प्रिय होना। तो अत्यधिक प्रिय होना तो अर्थ हो गया वाक्य। आजकल अपनी आज्ञाकारिता एवं विनम्रता की वजह से अपने माता पिता की आंखों का तारा बना हुआ हूँ। यानी कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में, आजकल मैं अपने घर में माता पिता की बहुत ही आज्ञा का पालन करता हूँ और बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बात करता हूँ, उस वजह से मैं अपने माता पिता की आंखों का तारा बना हुआ हूँ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे जो है वो अपनी माता पिता के आंख के तारे ही होते हैं। तो यहाँ इसका वाक्य का अर्थ और वाक्य हमने देख लिया है मुहावरे का। आगे देखो। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ और वाक्य। कलेजा है यहाँ, कलेजे, कलेजा पर नहीं होगा, कलेजे पर होगा, है ना। कलेजे कर लो इसको। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है, मन में कष्ट होना। कलेजे पर सांप लौटना इट मीन्स बहुत अधिक कष्ट होना। तुम्हारी सफलता के विषय में सुनकर तुम्हारे शत्रुओं के कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे। जो हमारे दुश्मन होते हैं और जब हम बहुत सफल हो जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, उन शत्रुओं के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात मन में उनके कष्ट होने लगता है। इसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे देखो। कमर कसना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखे। कमर कसना अर्थात दृढ़ निश्चय करना, ये देखो इसका आंसर, दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना। इसको क्लियर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दृढ़ निश्चय करना। ठीक है। वाक्य, प्रवीण ने इस बार रीट की परीक्षा में पास होने के लिए कमर कस लिए, मतलब उसने सोच लिया कि कुछ भी करके मुझे इसमें पास होना ही होना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। आगे बढ़ेंगे। अगला देखो। कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग। निरंतर परिश्रम करना। क्या करना, निरंतर परिश्रम करना, है ना। वाक्य देखो। वृद्ध बाबा कोल्हू के बैल की तरह खेत में लगे रहते हैं, यानी निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। बुजुर्ग हैं लेकिन उनका काम है खेती करना, तो वो अपने खेत में कोल्हू के बैल के जैसे, अर्थात निरंतर मेहनत करना, परिश्रम करना उनके रोजमर्रा की रूटीन में है, तो वो करते रहते हैं। तो ये इसका अर्थ और इसके वाक्य प्रयोग हो गया। आगे देखो। अपनी करनी पार उतरनी। अब ये कुछ लोकोक्तियां हैं, है ना। 1 2 3 4 और 5, कुछ 5 लोकोक्तियां हैं ऐसे ही, फॉर कहते हैं ना रिवीजन कह दो और प्रैक्टिस के लिए है, तो उनको पढ़ लेते हैं अपन। अपनी करनी पार उतरनी, अपना किया कार्य ही फलदायक होता है। अगला देखो। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ।
अपनी पगड़ी को क्या माना जाता है, इज्जत माना जाता है। तो अपनी पगड़ी अपने हाथ, यानी हमारी इज्जत हमारे हाथों में ही है, इसको कैसे सही सुरक्षित रखना ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है। फिर आगे है एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, अर्थात समान व्यवहार करना। एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, इट मीन सभी के साथ समान व्यवहार रखना। फिर है एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से ही दो काम। हमारे साथ कई बार होता है, हम मार्केट कुछ लेने जाते हैं और फिर एकदम से घर से फोन आता है कि तुम आ रहे हो तो ये काम करते हुए आना। तो एक पंथ दो काज, काम तो कुछ एक करने के लिए गए, चलो दो काम करते हुए आए, तो एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। फिर है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक साथ दो दो दोष की प्रतिकूलता है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि ऑलरेडी तुम में ये दोष है, तुम और इसमें ऐड मत करो, लेकिन होता ही होता है। तो एक साथ दो दोष की प्रतिकूलता है, तो ये इसका आंसर हो गया, इसका अर्थ हो गया। अगला आपके आ जाता है पत्र लेखन। देखो अभी तक हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए, एमसीक्यू बेस, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली, मुहावरे और लोकोक्तियां हमने देख ली है, और अब आ गया है हमारा नेक्स्ट, वो है पत्र। पत्र लेखन में क्या है, अपने पिताजी को पत्र लिखकर बताइए कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव किस तरह मनाया गया। अब पत्र तो किसी भी तरह का आ सकता है, आपको पता होना चाहिए पत्र लेखन में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका प्रारूप। हम कोई भी पत्र लिखे, उसका आपका जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आप आधे नंबर तो पत्र में यही ले जाते हो। उसके बाद आपने अंदर मैटर क्या लिखा है वो भी बहुत मायने रखता है, जो आपको सब्जेक्ट दिया है उससे रिलेटेड है कि नहीं है, तो ये आपको छोटी छोटी चीज ध्यान रखनी है। मैं पढ़ के बता देती हूँ। राजा राम मोहन राय छात्रावास, सेक्टर 21, रोहिणी, दिल्ली, 15 फरवरी 2023, 24, कुछ भी लिख सकते हैं। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। कभी भी हम जब व्यवहारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें सादर चरण स्पर्श, जो हमसे बड़े हैं उनके लिए आदरणीय, सादर पूजनीय, या सादर कहते ना, इस तरीके के शब्द, पूज्य, ये शब्दों का इस्तेमाल होता है। फिर उनका वंदन जो हम करते हैं, सादर चरण स्पर्श। मैं स्वयं स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हुए आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे, और मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों। इस पत्र के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव किस तरह मनाया गया। पिताजी, हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारी 15 से 20 दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती है। बिल्कुल एक्सप्लेन करना है, जैसे आपके फंक्शन हुआ वैसा सब कुछ अपने पिताजी को पत्र में लिखकर बताना है। छात्र छात्राएं विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर देते हैं। जो 15-20 दिन पहले प्रैक्टिस शुरू होती है उसके बारे में बता रहा है। 9 फरवरी को मनाए गए इस वार्षिक उत्सव के लिए आवश्यक टेंट तथा आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई। साफ सफाई की व्यवस्था देखने लायक थी। चूना आदि छिड़क कर आने जाने के रास्ते बनाए गए। नियत 10 बजे देशभक्ति गीत बजने के साथ ही कार्यक्रम शुरू हो गया, या कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि के आते ही सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन किया गया। छात्र छात्राओं ने सामूहिक स्वर में वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रस्तुत किया। सभी को पता है वार्षिकोत्सव में माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित किया जाता है, और उसके बाद सबसे पहले सरस्वती वंदना या उनकी प्रार्थना की जाती है। फिर स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, बहुत ही फेमस है। हम जब छोटे थे स्कूल में तब हमने भी ये गाया होगा किसी श्रीमान के स्वागत में, है ना। ऐसा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में देशभक्ति पूर्ण नाटक का मंचन किया गया। फिर जैसे जैसे जो तैयारी की गई थी वैसे वैसे लाइन वाइज कार्यक्रम हो रहा था। फिर तो एक एक करके सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इनमें लोकगीत, पंजाबी नृत्य, घूमर आदि मुख्य थे। प्रधानाचार्य जी ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, और कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आशीर्वचन द्वारा छात्रों का उत्साहवर्धन किया। अंत में मिष्ठान वितरण के साथ ही कार्यक्रम का समापन किया गया। रिफ्रेशमेंट तो सभी स्कूल्स में होता है, एनुअल फंक्शंस जो होते हैं,
तो यहाँ पे भी उनको मिष्ठान वितरण का अर्थ यहाँ पे रिफ्रेशमेंट से ही है। पूज्या माता जी को चरण स्पर्श और सुरभि को स्नेह करना, शेष सब ठीक है, आपका प्रिय पुत्र संग्राम। तो ये इस तरीके से आपको पत्र लिखना है और अंत में अपना भी इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप अपना परिचय देने लग जाओ, आपका प्रिय पुत्र संग्राम, जो भी आपका नाम है वो आपको ऐड करना है। और अगर प्रश्न में नाम दिया जाता है तो प्रश्न वाले नाम का ही वहां पर आपको उपयोग करना है। आगे चलो, अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड, जो कि है आपके विज्ञापन, है ना। आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने वाला है या होने जा रहा है, इसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। अब तो हम इतना टीवी में विज्ञापन देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उसमें भी इतने ऐड आते हैं, तो अब तो हमको बहुत अच्छे से विज्ञापन तैयार करना आ जाना चाहिए। सबसे पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। पुस्तक प्रेमियों के लिए शुभ सूचना, आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन दिनांक 25 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक रावण का चबूतरा मैदान में, है ना। इस तरीके से होर्डिंग्स वगैरह भी लग जाते हैं। मेले में सभी भाषाओं की तथा अनेक लेखकों प्रकाशकों की पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें। आयोजक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। अब यहाँ पे विज्ञापन किसी का भी कह सकते हैं, बस आपको अंदर इस तरीके से मैटर लिखना आना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, दिमाग लगाओ ना, तो टीवी में जो हम ऐड देखते हैं ना, उसके आधार पर कुछ लाइनें ऐड करके जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उससे रिलेटेड कुछ अंदर लिखना है। और आप उसको कितना अच्छा बना सकते हो विज्ञापन को, उस पर आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसी आधार पर आपको मार्किंग भी दी जाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा विज्ञापन। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला है प्रश्न उसको देख लेते हैं। जी हाँ, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, निबंध। ये आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है। एग्जाम में आपको आपके पॉइंट्स दे रखे होते हैं, बस उनके अंदर पॉइंट्स जो है उनका मैटर आपको लिखना आना चाहिए। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 3 से 4 निबंध आपको दिए जाते हैं, तो उनके आपको सब टॉपिक्स भी दिए जाते हैं, उसके आधार पर आपको निबंध लिखना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है प्रस्तावना, यानी आप उसकी शुरुआत कैसे करते हो, और सबसे एंड में जो टॉपिक होता है उपसंहार, या जो टॉपिक एंड का जो पॉइंट है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करके खत्म करते हो। और बीच का मैटर जो पॉइंट दिए हैं उससे संबंधित उसके अंदर बात होनी चाहिए। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है निबंध के अंतर्गत। जैसे हमारे सामने टॉपिक है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, मैं आपको इस निबंध के माध्यम से समझाती हूँ कि कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों, नंबर 3 हिंदी की लोकप्रियता, और नंबर 4 पे आता है हिंदी का भविष्य, है ना। तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, प्रस्तावना देखो। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान ही राष्ट्रभाषा भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होती है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, इन दोनों के समान ही राष्ट्रभाषा जो है वो भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के गौरव का प्रतीक होती है। कैसी लज्जा का विषय है कि देश को स्वतंत्र अर्ध शताब्दी से भी अधिक बीत चुका है और आज भी यह राष्ट्र पराई भाषा में बात करना गौरव का विषय मानता है या गौरव का विषय समझता है। यहाँ बात हो रही है अंग्रेजी भाषा की। यहाँ हिंदी से ज़्यादा जो है वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये एक पराई भाषा है, विदेशों की भाषा है। हमारी भारत की जो खुद की भाषा है वो हिंदी भाषा है, लेकिन यहाँ हिंदी बोलना हीनता का भाव प्रकट करता है, लेकिन वही अंग्रेजी बोलना गौरव का विषय माना जाता है। क्या हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है? क्या हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है? भारत एक विशाल राष्ट्र है। संविधान निर्माताओं ने अपने भारत की 14 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानते हुए हिंदी को उसकी व्यापकता और परंपरागत स्थिति के कारण राष्ट्रभाषा का पद प्रदान किया था, परंतु राजनीतिक स्वार्थों और संकुचित
प्रादेशिकता ने धीरे धीरे हिंदी साम्राज्यवाद का हवा दिखाकर हिंदी विरोध की ऐसी ज्वाला सुलगाई कि केंद्रीय सरकार ने पूर्व निश्चित 15 वर्ष की अवधि का परित्याग करके अनिश्चित काल तक अहिंदी भाषी प्रदेशों को अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दे दी और उसका यह खामियाजा भुगतना पड़ा कि हमारी खुद की भाषा जो है वो राजभाषा बनकर रह गई, जबकि उसे दर्जा दिया जाना था राष्ट्रभाषा का। लेकिन हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों ही राजभाषा है और इन्हें हम राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, सिर्फ राजभाषा ही। लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे भारत देश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर उस आधार पर देखा जाए तो हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी ही है। आगे देखो, राष्ट्र की कोई एक भाषा स्वाभाविक विकास और विस्तार करती हुई अधिकांश जन समूह के विचार विनिमय और व्यवहार का माध्यम बन जाती है। इसी भाषा को वह राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर उस पर शासन की स्वीकृति की मुहर लगा देता है। सरकारी कामकाज की केंद्रीय भाषा के रूप में यदि एक भाषा स्वीकृत न होगी तो प्रशासन में नित्य ही व्यावहारिक कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी राष्ट्र की निजी भाषा का होना गौरव की बात होती है। तो राष्ट्र में निजी भाषा का होना भी गौरव की बात ही है, ये तो सोचने वाली बात है। आगे देखो, लेकिन नहीं है तो जो कि एक कमी जो खलती है वो राष्ट्रभाषा का ना होना। तो हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों, रीजन बताना है, क्वेश्चन मार्क आया है, ठीक है ना। एक राष्ट्रभाषा के लिए सर्वप्रथम गुण है उसकी व्यापकता। राष्ट्र के अधिकांश जन समुदाय द्वारा वह बोली तथा समझी जाती है। मैंने आपको बोला ना, सबसे ज्यादा मात्रा में हिंदी ही बोली जाती है, सबसे ज्यादा तादाद में लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा गुण है उसकी समृद्धता। तीसरा गुण वह संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य एवं विज्ञान आदि विषयों को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य रखती हो। चौथा, उसका शब्दकोश व्यापक और विशाल हो, व्यापक यानी विस्तृत, फैला हुआ, विशाल हो। पांचवा, उसमें समयानुकूल विकास की सामर्थ्य हो, समय समय पर उसमें परिवर्तन भी जरूरी है, समय की अनुकूलता को देखते हुए, जिससे कि विकास हो। यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाए तो हिंदी को ये सभी योग्यताएं प्राप्त है। हिंदी ने अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के आवश्यक शब्दों को निसंकोच ग्रहण किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसकी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। उसने अपने विकास और अनुकूलन की महान सामर्थ्य का सदा परिचय दिया है। आपको पता है ना, फॉरेनर्स जो है वो भी धीरे धीरे हिंदी का उच्चारण करें। अभी अब कोई अंग्रेज यहाँ आता है, फॉरेनर कोई आता है, कोई विदेशी यहाँ आता है और अगर वो हिंदी में बात करता है तो हमें बहुत खुशी होती है, हंसी आती है कि देखो। और जहाँ हम मान लो फॉरेन चले गए और अगर वहाँ हमने हिंदी में बोल दिया तो वो हमें बहुत हीन भावना से देखते हैं, अरे इसको अंग्रेजी नहीं आती, ऐसा क्यों, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अतः हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होने की सभी योग्यताएं रखती है। अगला वह बिंदु देखो, हिंदी की लोकप्रियता। हिंदी को राष्ट्रभाषा पद के लिए अहिंदी भाषी विद्वानों ही संतुष्ट किया है। संविधान के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त है, ठीक है, और शासन ने आज उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक सफलता से पहुंचा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक, है ना, इंटरनेशनल लेवल तक। भारत से बाहर फिजी, ट्रिनिडाड तथा मॉरिशस आदि देशों में हिंदी भाषी भारतवंशी उसकी व्यापकता को प्रमाणित कर रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी की लोकप्रियता और निरंतर विकास का प्रत्यक्ष उदाहरण है, ठीक है। आगे देखो, चौथा पॉइंट जो हमारा था, अगला पॉइंट है हिंदी का भविष्य क्या है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का भविष्य दिखाई देता है। अंग्रेजी का फिर 4 दरवाजा से जनमानस पर हावी किया जा रहा है। जब राष्ट्रवासी ही
अपनी भाषा में बोलने में हीनता का अनुभव करेंगे तो उसका क्या भविष्य होगा। किंतु दूसरी ओर आशा की किरणें भी दिखाई दे रही हैं। देखो, हार नहीं मान सकते ना, हर चीज को हम लेकर नहीं बैठ सकते। कहीं कहीं लगता है कि लोग, जब हम हिंदी में बात करते हैं और कोई 4 लोग खड़े होकर अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हमको खुद को बहुत फील होता है कि यार हम लोग इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर सकते। जबकि यहाँ हमको हीन भावना का शिकार नहीं होना है, वहां हमको हमारा जो भी लैंग्वेज है, जो भी हमारी भाषा है, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। जब वो अगर बिल्कुल हेजिटेशन फील नहीं कर रहे तो हमें क्यों करना, हमारी भाषा भी तो हमारी ही है ना। सॉरी। व्यवसाय की स्पर्धा के युग में कंपनियों और प्रतिष्ठानों की यह मजबूरी बनती जा रही है कि वे अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए जनता की भाषा अपनाएं। अतः हिंदी को लोक मंच से निर्वासित करना आसान नहीं होगा। जहां अंग्रेजी की जरूरत है वहां अंग्रेजी, और जहां हिंदी विषय की जरूरत है वहां हिंदी की। राजनीतिक स्वार्थ और प्रादेशिक अहंकार से आहत होते हुए भी हिंदी चुपचाप प्रसार के मार्ग पर बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जनसंपर्क की भाषा का रूप ले रही है। चाहे नेता हो या अभिनेता, जनता से संवाद करते समय उन्हें जनता की भाषा में ही बोलना पड़ता है, नेता हो चाहे अभिनेता। हिंदी का किसी भारतीय भाषा से द्वेष या विरोध नहीं है। उसके राष्ट्रभाषा होने से किसी भाषा को कोई हानि नहीं होने वाली। करोड़ों हिंदी भाषियों से जिसे संवाद स्थापित करना है उसे हिंदी बोलनी ही पड़ेगी। हिंदी को उसका स्वाभाविक स्थान कब मिल पाएगा यह बता पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन जिस हिसाब से हिंदी भाषा का उच्चारण जो हम लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बोले जाने वाली भाषा जो है भारत में वो हिंदी ही है। अगर उनको देखा जाए, उन हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा ही है। चलिए, ये हो गई हमारी आज की क्लास। कैसी लगी जल्दी से कमेंट के द्वारा बता दो। आई होप कि आज की जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी और ईयरली एग्जाम के लिए भी। तो जल्दी से इस क्लास को जितना हो सके शेयर कर देना ताकि सब बच्चों तक ये पहुंच जाए और हर कोई इसका अच्छे से लाभ उठा पाए। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, सी यू अगेन।